गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि जो इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग जो भारत का भौतिक विभाजन था वो लोग समाप्त कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे भारत के अपोहन तंत्र के बारे में। भारत के अपोहन तंत्र, अपोहन तंत्र क्या होता है? अपोहन तंत्र यानी जो जो मुख्य नदियां हैं, मुख्य नदियां प्लस उनकी जो सहायक नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं उनसे जो मिलकर जो तंत्र विकसित होता है यानी बनता है, उसे ही क्या बोलते हैं? अपोहन तंत्र बोलते हैं। अपोहन तंत्र कहते हैं। यानी जो मुख्य नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, इस अपोहन तंत्र का निर्माण किया जाता है। और इन्हीं अपोहन तंत्र के द्वारा अनेक मैदानों का भी निर्माण किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े भी हैं, जो भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे, जो गंगा का मैदान है वो गंगा का मैदान इसी मुख्य नदियां, यानी मुख्य नदियां वहां क्या होगी? गंगा। और उसके बाद उनकी जो सहायक नदियां होंगी गंगा की, उनके द्वारा मैदान का भी विकास किया गया है। तो अपोहन तंत्र अनेक तरह से क्या है? फायदेमंद है। एक तो एक मैदान का निर्माण करेगी, दूसरी में जो भी ये कृषि कार्य किया जाता है तो उनके लिए जो सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो कृषि कार्यों के लिए जो सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो उसको भी जो जल की उपलब्धता होती है वो इन्हीं नदियों के द्वारा की जाती है। या फिर इन्हीं नदियों में, जैसे आप बहुउद्देशीय घाटियों परियोजना के बारे में सुने होंगे, उससे क्या किया जाता है कि अनेक प्रकार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं जिससे हम लोग बिजली प्रोड्यूस करते हैं। तो इन नदियों का, इन अपोहन तंत्र में इन नदियों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस अपोहन तंत्र में हम लोग मेनली देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र क्या है? मतलब नदी और उनकी जो सहायक नदियों के द्वारा जो विकसित किया गया जो ड्रेनेज सिस्टम है उसी को क्या बोलते हैं? हम अपोहन तंत्र बोलते हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होंगी इसमें हम लोग देखेंगे एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में, और एक बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इस अपोहन तंत्र में हम सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को, फिर गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसके बाद अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र
जो सिंधु नदी तंत्र है ये मेनली ये इसी क्षेत्र में बहती है, यानी ये जो नदियां हैं, जो मुख्य नदियां सिंधु है और इसकी जो सहायक नदियां हैं सब इसी क्षेत्र में बहती हैं। तो मेनली हम लोग को बस इसी से मतलब है, इसी मैप से, जो भारत, उत्तर भारत का ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाला जो एरिया है। तो सिंधु नदी तंत्र, कल हम आपको जब पर्वत पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है, यहाँ पे लद्दाख श्रेणी है और यहाँ पे जास्कर श्रेणी है। तो हम बताए थे उसमें कि ये लद्दाख का एक्सटेंशन जो है, इसका विस्तार जो यहाँ पे है चीन में, वो है कैलाश रेंज। यहाँ पे है कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। तो ये काफी ऊंचे क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे भी बहुत सारे हिमनद डेवलप हुए हैं। कहाँ पे? यहाँ पे हम आपको बताए थे कि हिमरेखा 4420 मीटर से लेकर 5500 मीटर के बीच हिमरेखा पाई जाती है। तो इसी का ये जो रेंज है ये काफी ऊंचाई एरिया में है। इसकी ऊंचाई लगभग देखेंगे तो 6000-7000 से ऊपर है। तो यहाँ पे ये लगभग वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है। इसी कारण यहाँ क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर का यहाँ पे निर्माण हुआ है। तो जो हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे तो यहाँ से मुख्य नदी क्या है, इसकी मुख्य नदी सिंधु है। क्या है? सिंधु, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी। तो ये जो सिंधु नदी है इसकी लंबाई कहाँ है, इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से पहले निकलती है, ये जो ग्लेशियर है इसको बोलते हैं चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग तिब्बती भाषा में बोलते हैं इसे, इसको बोलते हैं बुखरचू तिब्बती भाषा में या चाइनीज में इसको बोलते हैं चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। यह है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहीं से ये सिंधु नदी निकलती है। तो जो इसकी मुख्य नदी है सिंधु, ये कहां से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ये कहाँ है? चीन में है। चीन यानी तिब्बत में है, तो तिब्बत अभी चीन के अधिकार क्षेत्र में है, तो मेनली चीन में ही है। तो ये कितने प्रदेश में, ये कितने देशों में बहती है ये नदी? तो ये नदी 3 देशों में बहती है। ये नदी 3 देश में, 3 देश कौन कौन से? इधर चाइना है, चीन, प्लस ये भारत है, अब प्लस ये भारत के बाद यहाँ पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। तो जो ये सिंधु नदी है, ये वाला जो भारतीय एरिया देखेंगे तो ये सब कैसा एरिया है? ये सब पर्वतीय एरिया है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये सब जो एरिया है ये सब पर्वतीय एरिया है। तो ये जो सिंधु नदी है तो ये इस एरिया में तो फ्लो करती है, बहती है, लेकिन यहाँ पे मैदान का निर्माण नहीं करती है क्योंकि ये सब पर्वतीय एरिया है। तो ये मैदान का निर्माण कहाँ करेगी? मैदान का निर्माण पाकिस्तान में करती है। तो जो सिंधु नदी है वो मैदान का निर्माण कहाँ करेगी? पाकिस्तान में करेगी। चलो उससे नहीं मतलब है। मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ दिया क्या सिंधु नदी भारत में मैदान का निर्माण करती है, तो उसमें मेनली जो देखेंगे तो पाकिस्तान में ही निर्माण करती है। इसकी टोटल जो लेंथ है, यानी टोटल लंबाई इसकी कितनी है? लगभग 3200, ये लगभग 3200 किलोमीटर है। ऐसे 3180 किलोमीटर, यानी लगभग 3200 मान के चलते हैं इसकी टोटल लेंथ है। किन देशों में? चीन, भारत और पाकिस्तान में। निकलती कहाँ से है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर चाइना से। तो ये तो मुख्य बात हुई सिंधु नदी के बारे में, लेकिन हमको पढ़ना क्या है? सिंधु नदी तंत्र के बारे में, यानी ये जो नदियां हैं मुख्य नदियां उसको भी और इसके जो अनेक सहायक नदियां हैं उनको भी। तो हमको सिर्फ ये भारत वाले एरिया से मतलब है।
तो हम यहाँ पे अलग से ये मैप बना लेते हैं। ये जो मैप है हम इसको यहाँ बना लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये लद्दाख श्रेणी है और ये है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो जो सिंधु नदी है यहाँ से निकलकर यहाँ से निकलती है और ये हल्का सा मोड़ लेकर इस जो ये लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी को काटेगी। यानी ये जो लद्दाख श्रेणी है कुछ इस तरह से फोल्ड है, मतलब यहाँ कुछ इस तरह से मुड़ी हुई है। तो जो सिंधु नदी है यहाँ से निकलेगी और यहाँ से इसको काट कर इस तरफ पाकिस्तान में चली जाएगी। तो इस लद्दाख श्रेणी को याद रखिएगा, ये लद्दाख है, ये जास्कर है। तो लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी काटती है, लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी काटती है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि सिंधु नदी किस श्रेणी को काट रही है, तो लद्दाख श्रेणी को। क्या लिख दीजिए, लद्दाख श्रेणी को काटती है, लद्दाख श्रेणी को काटती है। और किन दो पर्वतों के बीच बह रही है, तो ये लद्दाख है, ये जास्कर है। लद्दाख और जास्कर के बीच बह रही है, ये लद्दाख, ये जास्कर। तो यहाँ से नदी ऐसे फ्लो करेगी, यहाँ पाकिस्तान में चली जाएगी। तो लद्दाख श्रेणी को काटते हुए लद्दाख और जास्कर के बीच, लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच ये नदी बहती है। इसके बाद ये जो भारत में प्रवेश कर रही है, तो भारत में किस स्थान पे प्रवेश कर रही है, यहाँ पे ये है दमचौक, दमचौक, दमचौक जो कि लद्दाख में है। तो ये दमचौक से, ये सब मिटा दे रहा हूं, ये दमचौक से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। इससे पहले वो कहाँ है, चाइना में। इससे पहले वो नदी चाइना में यानी तिब्बत में बह रही है। तो भारत में जब प्रवेश करेगी तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, दमचौक। यानी यहाँ पे दमचौक से प्रवेश करती है, दमचौक से प्रवेश करती है। ये जगह है, मान लीजिए दमचौक। दमचौक के बाद इसको काटी लद्दाख श्रेणी को। लद्दाख श्रेणी को काटने के बाद यहाँ पे देखेंगे कौन सी जगह है, लेह। ये है लेह। तो लेह है, कारगिल यहाँ है, द्रास है। तो मान लीजिए पूछ दिया कि लेह सिंधु नदी के किस तट पे है, तो जब नदी इधर की तरफ फ्लो कर रही है तो हम अगर उसी डायरेक्शन में, जिस तरफ नदी का फ्लो है, अगर उसी डायरेक्शन में हम अपना फेस करेंगे, चेहरा करेंगे, तो मेरा दाहिने साइड नदी का दाहिना साइड हो जाएगा और हम लोग का बायां साइड नदी का बायां साइड हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इस नदी में, इस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है, तो ये वाला जो साइड होगा वो दाहिना साइड होगा। तो लेह जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित है, सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित है। यह है कारगिल, यह है द्रास। तो दमचौक से प्रवेश करती है और ये सिंधु नदी मान लीजिए यहाँ से, भाई यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो जो ये वाली जगह है इसको बोलते हैं चेल्लाम। इसको क्या बोलते हैं, चेल्लाम। यानी दमचौक से प्रवेश की, चेल्लाम से बाहर निकल जाती है और यहीं पे एक गार्ज का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं बूंजी गार्ज। यहाँ पे एक गोर्ज का निर्माण करती है। यही इसी लद्दाख में यहाँ लिख लीजिए, चेल्लाम से बाहर निकल जाती है, बाहर निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है। यहीं पर एक गार्ज का निर्माण करती है। निर्माण करती है जिसको बूंजी गार्ज कहते हैं। क्या, बूंजी नामक स्थान है इसीलिए इसको बोलते हैं बूंजी गार्ज। गार्ज क्या होता है कि जो ये नदियां जब फ्लो करती है तो ये हिमालय से पूर्ववर्ती की नदियां हैं, ये हिमालय से पहले की नदियां हैं। तो जब हिमालय का उत्थान हो रहा होगा तो ये नदियां उसी टाइम से, जो ये उत्थान हो रहा होगा तो इसको काटती चली आ रही होंगी, उसी टाइम से एक नदियां काट रही होंगी।
तो जब ये काट रही होंगी तो इस क्षेत्र में मान लीजिए जो नदी का फ्लो वाला एरिया है, जब कटान कर रही होंगी तो यहाँ पे एक घाटी बना दी होगी नदियां। ये नदियां जो है उसी टाइम से कटान करते करते यहाँ पे एक घाटी का निर्माण कर दी है, जो कि वी आकार की घाटी है। आप देख रहे हैं ये वी आकार की घाटी है। तो जो नदियां कटान करती है तो किस टाइप की घाटी बनाती है? वी आकार की घाटी। तो जब यही घाटी बड़ी हो जाती है तो इसी को गार्ज बोला जाता है। जब यही घाटी बड़ी हो जाएगी तो इसी घाटी को क्या बोला गया? गार्ज। और जब यही गार्ज और बड़ा हो जाएगा तो इसी को बोलेंगे कैनियन। जैसे आप ग्रेट कैनियन का नाम सुने होंगे कोलोराडो नदी पर, तो वो भी क्या है? एक प्रकार की घाटी ही है, लेकिन इस घाटी से वो ज्यादा गहरी है। तो जब ज्यादा गहरी हो जाएगी तो उसको कैनियन बोलेंगे, लेकिन अगर उसकी गहराई थोड़ी सी कम है तो वो गार्ज होगा। इससे भी कम है तो वो एक तरह से मान लीजिए ये घाटी है। तो ये नदियां कैसी बनाएगी? वी आकार की घाटी बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? बूंजी गार्ज बोलते हैं, जो कि बूंजी नामक स्थान पे है, इसीलिए इसको बूंजी गार्ज कहते हैं। इसके बाद ये सिंधु नदी चली जाती है कहाँ? अरब सागर। यहाँ अरब सागर में, ये मान लीजिए अरब सागर है। तो जब अरब सागर में नदियां आती है तो यहीं पे आप देखेंगे कराची है। क्या है? कराची। यहीं पे कराची है, और यहीं पे ये जो एरिया है, ये वाला सिंधु नदी के क्षेत्र वाला, ये इसी को बोलते हैं कराची में ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं लियार। लियार, यही है लियार। जब आप धुरंधर मूवी देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे लियार टाउन को। लियार टाउन को, जो कराची का एक बहुत ही फेमस एरिया रहा है, तो उसको बोलते हैं लियार। तो लियार वाला एरिया यही है, यह है लियार। लियार टाउन, जो कि यही सिंधु नदी के इस क्षेत्र में पड़ता है, लियार टाउन। और यहीं पे कराची है, यहीं पे कराची बंदरगाह भी स्थित है। तो सिंधु नदी मेनली दमचौक से इंटर की, चेल्लाम से बाहर निकल गई, बूंजी गाज का निर्माण करती है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं उनको देखते हैं। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक झेलम है। ये दाहिने साइड ये वाला जो है, अगर इधर, तो जो इस साइड में होगा नदी के जो दक्षिणी साइड में, वो कौन सा साइड होगा? बायां साइड। और जो उत्तर में होगा वो दायां साइड होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में नदी का फ्लो है, तो हम लोग फेस अपना इधर रखेंगे, तो जो हम लोग का दाहिना साइड होगा वो नदी का दायां होगा, इधर होगा तो नदी का बायां होगा। तो जो यहाँ से नदी, इसके बायां साइड से जो नदियां मिलेगी उसको हम लोग पहले देखते हैं, यानी इस बाएं साइड से। तो इस बाएं साइड से इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आप जान गए कि किन दो श्रेणियों के बीच है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर से, यहाँ से एक शेषनाग झील है। शेषनाग झील है। इसी शेषनाग झील से यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको मैं मिटा देता हूं। इसी शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं झेलम नदी। यहीं से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं झेलम नदी। यहाँ से आएगी झेलम नदी और कुछ दूरी तक ये सीमा बनाती है भारत पाकिस्तान की। इसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। ये मान लीजिए ये मेन सिंधु नदी है, यह है सिंधु नदी। तो यह है झेलम नदी, जे लिख दे रहा हूं, जे मतलब झेलम। इसके बाद यहां से एक नदी निकलती है। जब हम आपको दर्रा पढ़ाए थे तो उस दर्रे में बताए थे कि यहाँ पे जो है एक बाड़ा लाचाला दर्रा है, बाड़ा लाचाला दर्रा है, और एक यहाँ सिपकिला दर्रा है। तो यहाँ पे एक दर्रा है बाड़ा लाचाला, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से दो नदियां निकलती है, चंद्रा एक भागा। चंद्रा भागा दो नदियां निकलती है, और दोनों यही हिमाचल प्रदेश से मिलकर चंद्रा भागा नदी बनाती है। चंद्रा नदी, भागा नदी, ये दोनों क्या बनाती है? चंद्रभागा नदी। और इसी चंद्रभागा नदी को चेनाब नदी कहा जाता है। तो यहाँ से ये निकली चेनाब नदी, ये आगे आकर चेनाब नदी, तो यहीं पे आकर झेलम नदी इस चेनाब नदी में मिल जाती है। तो जो अब मुख्य नदी कौन सी हो गई? चेनाब नदी। जो यहाँ तक आएगी सिंधु नदी में जो मिलेगी वो चेनाब नदी ही होगी। बाकी सब नदियां इसी चेनाब नदी में मिलेगी।
तो ये झेलम नदी शेषनाग झील से निकली। शेषनाग झील से निकलने के बाद ये आकर कहाँ, इस चेनाब नदी में मिल जाती है। इसके बाद एक दर्रा है यहाँ पे, रोहतांग दर्रा। यहाँ है एक रोहतांग दर्रा। इस रोहतांग दर्रा से एक और नदी निकलती है जिसको बोलते हैं रावी नदी, जिसको बोलते हैं रावी नदी। और रावी नदी भी यहाँ निकलकर आकर यहाँ इसी नदी में मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ से एक और नदी निकलती है जो कि निकलेगी कहाँ से, निकलेगी चाइना से। इसी जो चेमा युंग डुंग ग्लेशियर है वहीं पे एक और ग्लेशियर है यहाँ पे, ये ग्लेशियर जिसको बोलते हैं राकस ताल। ये है राकस ताल, राकस ताल ग्लेशियर। यहीं से एक नदी निकलेगी जिसको बोलते हैं सतलुज नदी। तो ये सतलुज नदी इसी सिपकिल्ला दर्रा के पास से भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी इसी सिपकिल्ला दर्रे के पास से प्रवेश करती है, इस दर्रे से नहीं, इसी के पास से। तो यहाँ से पास की, इसके बाद हिमाचल पंजाब में आकर ये भी आकर इसी चेनाब में मिल जाती है। इसी और यहीं से एक नदी निकलती है इसी हिमाचल प्रदेश से, जो कि एक है ब्यास नदी। मैं यहाँ मैप में बना दे रहा हूँ। एक नदी यहाँ से निकली झेलम, एक हिमाचल प्रदेश से निकली जिसको बोलते हैं चेनाब नदी जो आगे आई। एक फिर यहीं से निकली रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी भी यहाँ आई। इसके बाद एक यहाँ से निकली राकसताल। राकसताल से जो नदी निकली, यहाँ से जो नदी निकली वो है सतलुज नदी। ये है सतलुज नदी, सतलुज नदी आ गई, ये आगे सतलुज नदी यहीं मिल जाएगी। और यही सतलुज नदी पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर बना ले रहा, ये जो है ये है रावी नदी। और यहीं से एक और नदी आती है यहाँ से हिमाचल प्रदेश से, यह है ब्यास नदी। यह है ब्यास नदी जो कि हरिके दून के पास, यहाँ पर हरिके बैराज बनाया गया है, वहीं पे आकर ब्यास नदी मिल जाती है। तो यहाँ से एक आई पंजाब में, एक नदी हिमाचल प्रदेश से निकली पंजाब में आकर इसी सतलुज नदी से मिल जाती है। और यहीं पे क्या बनाया गया है, हरिके बैराज। यहीं पे हरिके बैराज बनाया गया है। तो ये है झेलम नदी, ये ऊपर वाला झेलम। ये जो नदी है ये सी है, यानी चेनाब नदी है। तो ये है चेनाब नदी। चेनाब के बाद ये है रावी नदी, ये है रावी नदी। रावी के बाद ये है ब्यास नदी। ब्यास के बाद जो ये वाला है यह है सतलुज नदी। तो ये जो 5 नदियां हैं, ये पांचों नदियां बाएं साइड से आकर, और यहाँ मिठनकोट में ये एक जगह है जो मिठनकोट, 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 मिठनकोट जगह पे आकर ये सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये सब कैसी नदियां हैं, ये सब बाएं, इधर से बाएं किनारे से आकर ये नदियां मिठनकोट में आकर सिंधु नदी से मिल जा रही हैं। और इसी में देखेंगे तो जब हम पढ़ाए थे आपको, तो इसमें अनेक दोआब का निर्माण होता है। जैसे ये सिंधु सागर दोआब हुआ, ये रचना दोआब हुआ, ये रचना दोआब, ये सिंधु सागर दोआब, ये बारी दोआब, ये बिष्ट दोआब। हम आपको ये सब पढ़ा चुके हैं। जब मैदान पढ़ा रहे थे उस वक्त मैंने ये बताया था कि इसमें जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को दोआब कहते हैं। तो ये सिंधु सागर हुआ, ये रचना दोआब हुआ, ये बारी हुआ, ये बिष्ट हुआ, ये सब दोआब हम आपको बताए थे। तो ये है मिठनकोट में आकर ये नदियां मिल जाती है। इसके बाद इसके जो दाहिने तट पे है, यहीं से आप देखेंगे तो यहाँ से यहीं पे एक झील है, यहाँ पे एक झील है, ये झील है, ये दम चौक मिटा दे रहा हूँ। इस झील को क्या बोलते हैं, पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक यानी पैंगोंग झील। अब यहाँ पर भारत और चाइना पे जो विवाद हुआ था इसी पैंगोंग झील के पास हुआ था। इसके बाद
यहाँ पे जो ग्लेशियर बताए थे हम, उसमें बताए थे, जब ग्लेशियर पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि यहाँ पे जो नुब्रा नदी की घाटी है, ये नुब्रा नदी की घाटी, यहीं पे एक सियाचिन ग्लेशियर है। नुब्रा नदी घाटी में सियाचिन ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं श्योक नदी। श्योक नदी, तो यहाँ से एक दाहिने किनारे से आकर एक श्योक नदी आकर यहीं मिलती है। तो दाहिने किनारे से ये जो है सियाचिन ग्लेशियर है, यहीं से एक नदी आकर मिलती है, ये वाली। इस नदी को बोलते हैं श्योक नदी। ये नदी है जो श्योक नदी, ये है श्योक नदी। और यहीं से एक और नदी आती है जिसको बोलते हैं गलवान नदी। यहीं से एक और नदी निकलते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे गलवान घाटी का। तो गलवान घाटी क्या है? यही गलवान नदी की घाटी है। ये भी आकर, तो यहाँ से एक और नदी निकलती है, ये लेह है, लेह। यहीं से एक और नदी निकलती है, गलवान नदी की घाटी। तो ये आकर इसे मिल जाती है। तो ये है गलवान गलवान नदी, ये है गलवान नदी, ये है श्योक नदी। तो मान लीजिए अगर पूछ दिया कि दाहिने किनारे से आकर भारत में मिलने वाली सिंधु नदी की कौन सहायक नदी है, तो इसमें हो जाएगा श्योक नदी। इसके बाद एक नदी, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं पीओके। पीओके, इस पीओके से एक नदी आती है, यहाँ से एक नदी आती है जो कि सिंधु में मिल जाती है। यहाँ से एक नदी आती है पीओके से, यहाँ मान लीजिए पीओके है, यहाँ से एक नदी आती है, सिंधु में मिल जाती है, जिसको बोलते हैं गिलगिट नदी। आप नाम सुने होंगे गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र। यहाँ पे दो एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान। तो गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में यही गिलगिट नदी आकर सिंधु में मिलती है। तो ये है गिलगिट नदी, ये है गिलगिट नदी। इसके बाद एक और झेलम की सहायक नदी है, यह है किशन गंगा। यह है किशन गंगा, किशन गंगा नदी, यह है किशन गंगा नदी। इसके बाद ये मैं मिटा दे रहा हूं। इसके बाद जो इस साइड से आएंगे, ये बाकी अब तो पाकिस्तान में चला गया ये एरिया। यहाँ से जो चेल्लाम जगह है, चेल्लाम के बाद ये नदी पाकिस्तान में इंटर कर गई है। अब जो भी नदियां इधर से जो नदियां मिलनी थी, ये नदियां आकर मिल गई। अब जो नदियां मिलेगी जो कि इस एरिया से निकलेंगी, वो सब दाहिने किनारे से मिलेंगी, क्योंकि नदी इधर फ्लो कर रही है। तो ये इधर वाला दाहिना हुआ, इधर वाला बायां हुआ, तो सब नदियां इधर की तरफ से फ्लो करेंगी। यह गिलगिट नदी, यहाँ लिख लीजिए गिलगिट, गिलगिट नदी। इसके बाद यहाँ एक नदी है गोमल नदी, गोमल नदी। एक नदी यहाँ आकर मिलेगी हेलमंद नदी, हेलमंद नदी। और जो काफी छोटी छोटी नदियां हैं, वो सब नदियां मिलेंगी इसी सिंधु नदी में आकर। तो जो ये मैदान का एरिया है, जो ये पूरा नदी तंत्र मिलकर जो मैदान डेवलप करेगा, वो मैदान कहाँ? पाकिस्तान में डेवलप करेगा, क्योंकि ये सब एरिया, भारतीय जो एरिया है वो सब पहाड़ी एरिया में है। तो ये है हेलमंद नदी। और एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक तो लेंथ को लेकर पूछा गया था, इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई हम आपको बता चुके हैं 3200 किलोमीटर। एक बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दाहिने किनारे से सबसे अंतिम नदी कौन सी मिलती है, तो यही हेलमंद नदी है। इसके बाद ये अरब सागर में नदियां गिर जाती है। तो जो ये सिंधु नदी है, ये लास्ट में अरब सागर में, इससे पहले हेलमंद नदी यहाँ पे मिलती है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। तो इधर से जो बाएं किनारे से मिली नदी किशनगंगा, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसके बाद गलवान नदी, इसके बाद श्योक नदी, गिलगिट नदी, गोमल नदी, हेलमंद नदी। ये सब नदियां सब दाहिने किनारे से आकर मिली हैं। तो एक बार फ्रेश मैप देख लेते हैं यहाँ।
ये मान लीजिए यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी यहाँ से निकलने के बाद ये बना दे रहा हूं चेनाब नदी। यह है चेनाब। चेनाब, चेनाब के ऊपर यहाँ झेलम। झेलम, झेलम के बाद यहाँ पे ये नदी है रावी। रावी, रावी के बाद ये है सतलुज। सतलुज, सतलुज के बाद यहाँ नदी है, ये है ब्यास। ब्यास, यहाँ पे ये जो नदी है यह है किशन गंगा। किशन गंगा, ये जो नदी थी यह गालवान। जहां से जो नदी निकली यह है श्योक नदी। यह है श्योक। श्योक के बाद ये जो नदी थी यह है गिलगित। गिलगित, गिलगित के बाद ये है गोमल। गोमल के बाद ये है हेलमंद। हेलमंद के बाद यहाँ पे कराची। कराची, ये अपना मुहाना बना रही है अरब सागर में। और ये जो एरिया है यही कौन सी एरिया है? लियार। ये है एरिया लियार। तो ये एरिया है लियार। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 3200 टोटल लेंथ है, 3200 किलोमीटर। और भारत में लगभग 1100 या 1150 के आसपास इसकी लेंथ टोटल भारत में है। बाकी सब एक कुछ चाइना में है, कुछ पाकिस्तान में है। भारत में लगभग ये 1150 के आसपास, 1150 किलोमीटर के आसपास ये नदी भारत में बहती है। तो ये है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।